विकोर ने आखिरकार अपना मुंह खोला, धीरे से बोला, मुझे तीर चलाना सिखा। आन की आंखें थोड़ी बुझ गईं, चेहरे पर हल्की निराशा आई, लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है, जैसे तू चाहे। भेड़िए पर सफर जारी रहा और आन ने कहा, कल से हम एक खास ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तैयार रहना। मुश्किल होगी। विकोर ने बस धीरे से गर्दन हिलाई। अगले दिन विकोर ने एक तीर चलाया जो सीधे जाकर पेड़ के तने से टकराया। आन ने मुंह बनाया, बहुत खराब निशाना है। मैंने तने पर लगे तीर को निशाना बनाने को कहा था। विकोर ने पूछा, क्या इस हालत में तुम्हारा मुझे सिखाना सही है? आन मुस्कुराई, सीखना तुझे, क्योंकि तलवार तो तू कुछ वक्त तक चला नहीं पाएगा, और अगर तू कोई बड़ा शिकार पकड़ ले तो लोग तुझे यूं ही नहीं देखेंगे। आन धीरे से विकोर के पीछे आई, उसकी कमर पर हाथ रखा और उसका पोस्चर ठीक किया। विकोर की हड्डियों में खिंचाव महसूस हुआ, दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। तभी जंगल से एक हल्की आहट आई। आन ने पलट कर देखा, बकीरा, उसका वफादार भेड़िया वहां आ गया था। आन थोड़ी चौंकी और उसी पल उसकी पकड़ विकोर की पीठ पर और कस गई। कच, एक हल्की हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। विकोर दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। आन झुककर बोली, बकीरा, मिल गया वो जिसे ढूंढ रहे थे? भेड़िए ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर गुर्राहट भरी। आन ने कमान उठाई, चल विकोर, अब वक्त नहीं है, हमें तेजी से निकलना होगा। कुछ देर बाद दोनों एक पानी के स्रोत के पास पहुंचे। आन ने इशारा किया, ये वो जगह है जहाँ नदी और समुद्र का संगम होता है। यहाँ समंदर का पानी भी है और जंगली जानवर भी। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी दादी बताया करती थी, एक सैमन मछली ये मानती है अगर वो वाटरफॉल के ऊपर चढ़ गई तो एक विशाल बीस्ट में बदल जाएगी, पर ज्यादातर गिर जाती हैं और उन्हीं चट्टानों पर दम तोड़ती हैं। विकोर चुपचाप सुनता रहा, और जो गिरती हैं वो बन जाती हैं ऑक्स बेयर का खाना। विकोर की नजर सामने गई। एक विशाल भालू खड़ा था, उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ, आंखों में जानवरों जैसी ठंडक। विकोर की सांस थम गई। ये ऑक्स बेयर है? आन ने सिर हिलाया, साधारण नहीं है ये एक शुद्ध नस्ल से पैदा हुआ है, बहुत सी लड़ाइयों से बचकर निकला है। विकोर की आवाज हल्की कांपी, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे मारूं? आन ने नजरें फेर ली, मैंने बकीरा को किसी मजबूत फीमेल को ढूंढने के लिए नहीं भेजा था। हमारा असली निशाना वो मेल बेयर है जो फीमेल को लुभाने आया है। कुछ ही दूर कई मेल भालू उस फीमेल की तरफ बढ़े। वो बस एक नजर डालती और फिर उग्र होकर उन्हें भगा देती। विकोर हैरान था, क्या वो किसी ज्यादा ताकतवर मेल की तलाश कर रही है? आन ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं विकोर, वो ताकत नहीं ढूंढ रही, वो डोमिनेंस चाहती है। वो ऐसा मेल चाहती है जिसे वो कंट्रोल कर सके। तभी एक छोटा सा कमजोर दिखने वाला भालू फीमेल के पास गया। वो उसके पास रुकी और दोनों ने एक दूसरे को बड़े कोमल इशारों से छुआ। विकोर अवाक रह गया। उसने उसे चुन लिया? आन ने समझाया, जो मजबूत होते हैं वो मिलन के समय हिंसक हो जाते हैं, कई बार अपने साथी को ही मार डालते हैं, इसलिए फीमेल्स उन्हें रिजेक्ट करती हैं, वीक मेल्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं। फिर आन उसकी तरफ देखती है, ब्लैक वॉरियर्स भी ऐसे ही पार्टनर चुनते हैं, कम उम्र, अच्छी जेनेटिक्स, अगर चोटिल हो तो और भी बेहतर। विकोर चुपचाप फीमेल भालू को देखता रहा। अब उसके दिमाग में सब साफ हो रहा था, डीएनए ही सब कुछ था, डोमिनेंस नहीं। जैसे ही भालू का जोड़ा दूर जाने लगा, आन ने नजरें उनकी तरफ टिकाई और धीरे से कहा, अब हमारा रास्ता एक ही है, इंतजार। जब वो फीमेल उस मेल की ताकत पूरी तरह दबा देगी तभी हम वार करेंगे। विकोर एक गुफा के बाहर खड़ा था, भीतर से गूंजती आवाजें, भालुओं की दहाड़ें और कराहें, हर चीज साफ सुनाई दे रही थी। वो चुपचाप खड़ा सोच रहा था, पिछले 4 दिन वो लगातार उन ऑक्स बेयर्स को खाना खिला रहा था ताकि उनका मेटिंग प्रोसेस स्मूथ चले। आन पास आई, खाना छोड़ आया ना उनके लिए? विकोर ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ सब रख दिया। आन ने अपनी हथेली खोली, उसमें एक छोटी सी चमकदार फ्रूट थी। ये ताकत बढ़ाती है, लेकिन इसकी कीमत तेरी उम्र होती है। जो फीमेल है वो समझदार है, वो इसे हाथ भी नहीं लगाएगी, पर मेल वो ताकत के लिए कुछ भी कर सकता है। विकोर अब सब समझ गया था क्यों आन ने सबसे बड़ी और ताकतवर फीमेल को चुना, ताकि मेल की ताकत जल्दी खत्म हो जाए। आन ने एक कटोरा बढ़ाया, पिए सूप, हीलिंग में मदद करेगा। विकोर सूप पीते हुए बोला, भालू बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा। आन ने हंसते हुए कहा, मेल बैग्स ऐसे ही होते हैं, और तुम्हारे जैसे इंपीरियल लड़कों के लिए ये सब अजीब होगा। तुम लोग बुकवर्म टाइप होते हो ना? फिर अचानक आन विकोर के काफी करीब आ गई, धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, तुम कर पाओगे क्या वैसा? विकोर थोड़ा अचकचाया, पर इससे पहले कुछ होता, गुफा के अंदर से एक जोरदार चीख आई। आन ने तुरंत मुड़कर कहा, तैयार हो जा, फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। गुफा से फीमेल बेयर की चीख गूंजी और मेल भालू डर के मारे भागता हुआ बाहर निकला। विकोर और आन एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर छिपे हुए थे। विकोर ने पूछा, वो उसे भगा क्यों रही है? आन ने गंभीर होकर कहा, ऑक्स बेयर जब गर्भवती हो जाती है तो वो टेरिटरी की मालिक बन जाती है। अब उसे कोई नहीं चाहिए, वो बस एक चेतावनी दे रही है, वापस मत आना नहीं तो मारा जाएगा। विकोर बोला, वो मेल तो थक गया होगा, 4 दिन से सोया भी नहीं। आन ने कहा, अब वो कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ कोई खतरा ना हो, जहाँ वो आराम कर सके, और वही हमारा मौका होगा। दोनों ने उस भालू का पीछा करना शुरू किया। रास्ता धीरे धीरे बर्फीला होता जा रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, हर सांस भारी लगने लगी। विकोर ने ठंड महसूस की और कुछ नहीं बोला। आन ने देखा उसके होंठ नीले हो रहे थे। वो बोली, तू बोलेगा नहीं, लेकिन ठंड तुझे मार रही है, अगर शरीर
जाम हो गया तो तू लड़ नहीं पाएगा, विकर ने जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, आन ने चेतावनी दी। जिद मत कर, ये सिर्फ तेरी जान की बात नहीं है, हमारी हंट की बात है। विकर कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक उसने आन को पीछे से जकड़ लिया। आन की आंखें चौड़ी हो गई, चेहरा सुर्ख हो गया था। तू ये क्या कर रहा है? वाइकर धीमे से बोला। बॉडी हीट, सही कहा तुमने। आन ने नजरें चुराई। मैं सिर्फ अपने स्लेव की सेहत का ख्याल रख रही थी। मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न। पर उसके गालों की लाली कुछ और ही कह रही थी। तभी आन का भेड़िया बकीरा सामने जाकर गुर्राने लगा। आन ने फौरन नजरें नीचे गड़ाई। भालू के कदमों के निशान यहीं खत्म हो गए। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि एक जोरदार चीख उसके कानों में पड़ी। ऑक्स बेयर पास ही झाड़ियों में छिपा था। उसने छलांग लगाई और आन पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ बारबेरियन वॉरियर्स एक जगह इकट्ठा थे। उनकी नजरें सामने खड़े एक विशाल बोर पर थी। इतना बड़ा जानवर जिसका एक टुकड़ा भी पूरे कबीले को खिला सकता था। एक फीमेल बारबेरियन आगे आई। मैंने बस 3 खरगोश पकड़े और ये तो असली ट्रॉफी है। एक मेल बारबेरियन मुस्कुराया। आहान की तरफ देखता हुआ बोला, तूने जो शिकार पकड़ा है वो वाकई जबरदस्त है। बारबेरियन वॉरियर्स अब भी उस विशाल बोर को देख रहे थे। एक फीमेल बारबेरियन ने आहान की तरफ देखा। तू ही हमारा नेक्स्ट हंटिंग कमांडर बनना चाहिए। बाकी वॉरियर्स ने भी सहमति में सिर हिलाया। पर तभी एक मेल बारबेरियन बोला, आन अकेले बहुत कुछ कर सकती है पर उसके भी लिमिट्स हैं। उसने आगे जोड़ा, उसे किसी शिकार में एक गुलाम लेकर जाना पड़ा। मुझे नहीं लगता वो कुछ लेकर लौटेगी। एक खरगोश तक नहीं। दूसरी ओर घात लगाए बैठा था वो भयानक मेल ऑक्स पे है। जैसे ही आन कुछ कहने को मुड़ी, भालू ने झपट्टा मारा। उसका पंच सीधे उसके चेहरे की तरफ आया। पर ठीक उसी पल विकोर ने आन को पीछे खींच लिया। बैर की मुट्ठी उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर रह गई। पर हवा का जोर इतना था कि आन के बाल उड़ गए। दोनों उस वुल्फ की पीठ से नीचे गिर पड़े। भेड़िया गुर्राया और ऑक्स बेयर की तरफ छलांग लगाई। वाइकोर ने फौरन आन की तरफ देखा। तू ठीक है? आन कुछ देर चुप रही, फिर फुसफुसाई, अगर तू ना होता तो आज मैं मर चुकी होती। विकोर ने आंखें सिकोड़ कर देखा। क्या ये भालू हमें ट्रैप में लाया था? आन ने धीरे से सिर हिलाया। ये दूसरे मॉन्स्टर से अलग है, इसकी बुद्धि बहुत ज्यादा है। अब समझ आया उस फीमेल ने इसे मेट क्यों चुना। फिर आन थोड़ी देर चुप रही। विकोर की तरफ देखा, उसे मदद लेना उसे अंदर से तोड़ रहा था। पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। अब देख एक मास्टर क्या कर सकता है। आन एकदम दृढ़ होकर उठी, भेड़िए पर चढ़ी और बेर की तरफ दौड़ पड़ी। विकोर मुस्कुराया। बलक स्लेव्स भी गजब होते हैं। मास्टर लड़ रहा है और गुलाम आराम कर रहा है। आन ने एक ऊंचा पहाड़ी पॉइंट पकड़ा और वहां से तीर चलाने शुरू की। तूने मेरी आंखों के सामने गंदा बर्ताव किया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। ऑक्स बेयर एक बर्फीली चट्टान के पीछे छुप गया। आन ने चेतावनी दी, एक अच्छा तीर स्टील तक को चीर देता है। तू चट्टान के पीछे छिपेगा, मैं तुझे वहीं मारूंगी। आन ने तीर चलाया पर तीर चट्टान में अटक गया। बेयर थोड़ी राहत में था, लेकिन तभी एक नीली ऊर्जा की किरण सीधा उसकी पेट को चीरती हुई निकली। बेयर जोर से चिल्लाया, खून उसके मुंह से बहने लगा। विकोर हैरान था, ये तीर चट्टान के पीछे से कैसे? वो समझ गया, उस तीर से निकली और वेव सीधी बोल्डर के आर पार गई थी। ये कोई तीरंदाजी नहीं, ये तो कला है, उसने मन ही मन कहा। आन की हंटिंग स्किल्स शायद कसमॉर्ग से भी आगे हो। बेयर अब बिल्कुल रेज में था, आंखों में खून उतर आया था। वो आन की तरफ दौड़ा। आन ने उसके आंखों पर तीर चलाया, लेकिन भालू नहीं रुका। आन ने एक और तीर निकाला। ये तीर मेरी सच्ची भावना से भरा है, ये किले की दीवार तक तोड़ सकता है। उसने तीर छोड़ा पर भालू ने उसे छगमा दे दिया। आन सन्न रह गई, ये कैसे कुछ समझ पाती। उससे पहले ही भालू ने भेड़िए पर वार किया। भेड़िया जमीन पर गिरा और आन हवा में उछलकर दूर जा गिरी। उसका शरीर कई बार जमीन से टकराया। मुंह पर खरोंच, शरीर लहूलुहान, पर यादें अब जिंदा हो चुकी थी। माँ ने कहा था, जब कोई जानवर मौत के करीब होता है तो वो इंसान के किलिंग इंटेंट को महसूस कर लेता है। आन समझ चुकी थी, उसने इस भालू को कम आंका था। उसे लगा था कि उसने उसे कॉर्नर कर लिया है, पर असल में वो अब एक खूंखार शिकार बन चुकी थी। ऑक्स बेयर अब उसके सामने खड़ा था, मुंह से लार टपक रही थी। उसने अपना मुंह खोला और काटने के लिए झपटा। आन ने आंखें बंद कर ली, उसके चेहरे पर डर साफ था। ऑक्स बेयर अब आन की तरफ झुक चुका था। उसके जबड़े बस एक पल में उसे निगलने वाले थे, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, हो गया तुम्हारा, मास्टर्स डिग्निटी दिखाना। आन ने चौंक कर आंखें खोली। उसके सामने खड़ा था विकोर। वो उसकी तरफ बढ़ा, भालू से बिना डरे बोला, अब मेरी बारी है। उसने अपना खाली हाथ भालू की तरफ उठाया। हथेली में तेज लाल ग्लो उभरी और उसके हाथ से निकला बेल्ज़ेबब सर्बेरस फ्लेम। विकोर की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल ऑक्स बेयर का सिर जलने लगा। बेयर पीछे फिसलता गया, चेहरे पर भयानक जलन। उसकी चीखों से जंगल कांप उठा। आन एक तक देख रही थी, ये आग क्या सच में फायर थी? बेयर अब जमीन पर लुढ़क गया, उसकी सांसें भारी थी और फिर वो एक आखिरी कराह के साथ ढेर हो गया। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन सर्बेरस फ्लेम के असर से विकोर के शरीर की सारी बैंडेज जल चुकी थी। उसकी वो इंजर्ड आई अब पूरी तरह हील्ड थी। आन का चेहरा गुलाबी हो उठा, वो उसे देख रही थी सम्मोहित होकर। पर तभी विकोर के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी। उसका शरीर झटका खा गया। ये स्किल मेरे शरीर पर भारी पड़ा है। वो फुसफुसाया और जमीन पर गिर पड़ा। आन चौंक गई। विकोर उसके पास भागी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी अब क्या करे। रात को पूरा बारबेरियन कबीला एक जगह इकट्ठा हुआ। चारों ओर जलती हुई आग, उसके इर्द गिर्द नाचते लोग और बीच में एक विशाल हांडी में पकता शिकार। आन और विकोर किनारे बैठे थे, सर पर पारंपरिक टोपी थी। आन मुस्कुराकर बोली, जिस हंटर का शिकार सबसे बड़ा होता है उसे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। विकोर चुप रहा। आन ने मुंह
मुंह बनाया। तुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता? उसने समझाया। ऑक्स बेयर सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो समझदार भी था। उसे गिराना आसान नहीं था, इसलिए आज हम इस उत्सव के केंद्र में हैं। फिर उसने सामने खड़े आहन की ओर देखा। है ना आहन? आहन ने चिढ़कर एक कटोरा विकोर को पकड़ा दिया। ले गुलाम। विकोर कटोरे में झांका। इतना कम मांस, बाकी कहाँ गया? आहन ने ठंडी सांस ली। ऑनर जितना बड़ा, मांस उतना कम। आहन मुस्कुराकर बोली, ये परंपरा है, जो सबसे ज्यादा योगदान देता है उसे सबसे कम मांस मिलता है, पर सबसे ज्यादा ऑनर भी। आहन बड़बड़ाया। काश मैं तुझे और मांस दे पाता। विकोर ने कटोरे की तरफ देखा। तो कम मांस, ज्यादा इज्जत। तो फिर क्या इज्जत से भरा पेट भरता है? आहन हंस पड़ी। विकोर का वो खट्टा सा चेहरा उसे बड़ा मजेदार लग रहा था। विकोर ने अब अपना हाथ देखा। उसे याद आया बील की अबब से मिला 600 किलो का हैमर। उसने सोचा, क्या मैं वाकई अपना वजन 600 किलो बढ़ा सकता हूँ? उसने सूप पिया और महसूस किया अबूब ने सिर्फ ताकत नहीं दी, उसका शरीर भी तेजी से रिकवर हो रहा था। आहन ने अब उसे और मांस दिया। ये तेरा हक है, खा ले, हर हंटर को मिलना चाहिए। विकोर ने मना कर दिया। मैंने पहले ही मांस, खून और इंटेस्टाइन्स ले लिए। आहन ने जिद की। ईट अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस। आंखें कमजोर हो तो आंख खाओ, दिल कमजोर हो तो दिल खाओ, टांगे कमजोर हो तो टांग खाओ। विकोर ने कटोरे में देखा, फिर वो लंबी चीज पकड़ी। ये सच में आंत है? क्या मेरा पेट इतना कमजोर है? और तभी 3 बारबेरियन लड़कियां वहां आ गईं। पहली लड़की ने उसे ताना मारा, ओ कमांडर, अपनी चीजों की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? दूसरी ने उसकी चालाकी पर उंगली उठाई। सब दिख रहा है, तेरे इरादे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तीसरी लड़की सीधा सवाल दाग बैठी, तूने उस गुलाम को कुछ दिया ही क्यों? आन के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन दूसरी तरफ विकोर चुपचाप मांस चबा रहा था। थोड़ा ज्यादा चूई था, लेकिन वो खाते गए। आन उसे देखकर मुस्कुराई। अब तू अपना फर्ज पूरा कर पाएगा? उसकी आवाज में शरारत थी। विकोर चबाता रहा, मन ही मन सोचता गया, मैंने तो शिकार में अपना काम कर ही लिया था, अब इससे ज्यादा क्या? अगली सुबह विकोर एक कटे हुए पेड़ के तने के पास खड़ा था। उसने देखा पेड़ का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। आन सही कह रही थी, रात को वो इसी पेड़ के पास खड़ा था और उसने देखा था कि उस पर मांस रखा हुआ है। गाँव में तो खाना कम है, फिर इतना अच्छा मांस यहाँ क्यों रखा? उसने पूछा था। आन ने जवाब दिया था, ये भेंट है मैडम 8 लेग्स को, ताकि हम इस जंगल में रह सकें। विकोर अब समझा, मैडम 8 लेग्स सिर्फ एक डरावना नाम नहीं थी, उसके साथ छेड़छाड़ गलती थी। वो अब जान चुका था कि गांव वाले उससे इतना डरते क्यों हैं। एक अनोइंग मॉन्स्टर जो इज्जत मांगती है। विकोर अब अपने हट की तरफ लौट रहा था, लेकिन तभी वो ठिठक गया। हट के बाहर एक लंबी लाइन, लड़कियां एक एक कर अंदर जाने को तैयार खड़ी थी। विकोर हैरान, क्या आज फिर कोई त्योहार है? लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। मैं तो सुबह से लाइन में हूँ, मुझे खुशी है कि आगे खड़ी हूँ, मैं तो पूरी रात जगी रही। 3 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। कल के पिलेज के बाद कोई गाँव की लड़की वाइकोर की बीवी बन सकती है। और तभी आन लौट आई, हाथ में मरा हुआ हिरण। उसने गुस्से से चीखा, हट जाओ यहाँ से, ये मेरा है, कल स्ट्यू मैंने दी थी, तुम सबको कोई हक नहीं। बारबेरियन लड़कियां छल्ला उठी, तूने खुद क्यों नहीं खाया? कुछ तो हमें भी देती, इतनी कंजूस क्यों है? आन का पारा चढ़ गया, जाओ खुद ट्रैप लगाओ, खुद शिकार पकड़ो। लड़कियां बोली, हम कोशिश कर चुके हैं, एम्पायर की बॉर्डर तक गए, पर वाइकोर जैसा कोई नहीं मिला। आन ने दांत भींचते हुए कहा, शायद हेल में मिल जाए कोई विकोर जैसा। लड़कियां डर कर पीछे हट गईं और फिर भाग खड़ी हुई। आन अब थोड़ी घबरा गई थी, जब वाइकोर अभी ठीक हो रहा है, तभी ये चालाक लड़कियां उसे अपने जाल में फंसा लेंगी। इसलिए उसने उसे ऑक्स बेयर का मांस खिलाया था, ताकि वो रिकवर करे और अपने मनली ड्यूटीज पूरे करे। पर तभी विकर सामने आ गया। आन घबरा गई, सब कुछ सुन लिया क्या? वो हड़बड़ाकर बोली, बाय द वे माँ ने एल्डर्स की मीटिंग बुलाई है, और क्योंकि तू ऑनरेबल हंटर है तो उनसे कुछ मांग सकता है। फिर वो धीरे से बोली, जब माँ तुझसे पूछे तो वही मांगना जो मैं कहने वाली हूँ। मेट्रियार्च के तंबू में एक तरफ बैठे थे बुजुर्ग, दूसरी तरफ गांव के चुनिंदा बच्चे। विकोर घुटनों के बल बैठा और सिर झुकाकर बोला, मेट्रियार्च को मेरा प्रणाम। मेट्रियार्च मुस्कुराए, ऑक्स बेयर को गिराने के लिए धन्यवाद, उसका मांस बहुत स्वादिष्ट था। विकोर ने झुककर कहा, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। मेट्रियार्च ने उसकी तरफ देखा, तेरी रिकवरी बहुत तेज है। विकोर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सब आपकी देखभाल का असर है। अब विकोर ने उस औरत को ध्यान से देखा, अक्विला की नाइट फॉक्स, एम्पायर के लोग जिससे कांपते थे। सिर्फ 300 लोगों की बैलक ट्राइब को वो अकेले संभाल रही थी। ह्यूगो जितनी डिग्निफाइड पर अंदर से उतनी ही वार्म। मेट्रियार्क अब बोले जा रही थी, तू जो कर आया उसके लिए तुझे इनाम मिलना चाहिए। मेट्रियार्क ने सबके सामने ऐलान किया, कल जो कुछ भी विकोर ने किया उसके बाद आज से उसकी पहचान बदल दी जाती है। अब वो गुलाम नहीं रहा, वो अब बलक परिवार का हिस्सा है। भीतर एक एल्डर ने गला खंखारा। विकोर का ध्यान उसकी तरफ गया, वो पहचान गया, ओमन, बलाक का शेमन और आहन का दादा। वो उनमें से था जो इस फैसले से नाखुश थे। मेट्रियार्क अपनी जगह से उठी और जोर देकर बोली, आज से वाइकर बलाक का ऑफिशियल सदस्य है। फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, ना ही पाला है, पर आज से तू हमारा है। कुछ मांगना है तो बेहिचक मांग। उन्होंने एक विकल्प भी दिया, अगर चाहो तो किसी विलेज मेडन को अपना साथी चुन सकते हो, मैं अपना आशीर्वाद दूंगी, और अगर कोई साथी नहीं चाहिए तो कोई गुलाम भी चल सकता है। उधर एन इशारे करने लगी। विकोर ने उसकी तरफ देखा, आंखें बंद की और फिर कहा, मुझे एक चीज चाहिए। मेट्रियार्क का चेहरा गंभीर हो गया। बोलो, डरने की जरूरत नहीं। भीतर ही भीतर मेट्रियार्क सोच रही थी, ये आन इतना जोर क्यों दे रही है?
क्या वाकई ये लड़का उसे इतना चाहिए? वाइकोर ने आंखें खोली, सीधे मैट्रियर्च की आंखों में देखा और बोला, मैं हीरो स्प्रिंग में स्नान करना चाहता हूँ। सन्नाटा छा गया, पूरा कक्ष स्तब्ध। सिर्फ एयान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मेट्रियर्क ने अपनी ठंडी निगाहें विकोर पर टिका दी। क्या तुझे पता है तू क्या मांग रहा है? अचानक ओमन की गर्जती आवाज गूंजी। तू जानता भी है तू किसके सामने खड़ा है? उसकी आवाज में घृणा थी, क्रोध था। हीरो स्प्रिंग बालक के महानतम योद्धाओं के लिए है और तू एक ताजा कॉमनर, तू इसकी मांग करता है। आन ने बीच में बोलते हुए कहा, उसने ऑक्सबेयर को गिराया है, वो पिलेजिंग सेरेमोनी में विजेता रहा है, ये उसकी ताकत का प्रमाण है। मैट्रियार्क ने वाइकोर की तरफ देखा। क्या तुझे हीरो स्प्रिंग के बारे में सब कुछ पता है? वाइकोर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, हाँ, वो एक श्राइन है जहाँ सिर्फ वो योद्धा स्नान करते हैं जो खुद को सिद्ध कर चुके हो। उस स्प्रिंग का जल घावों को भरता है, भीतर के और बाहर के दोनों। आन ने बताया था वहां सिर्फ वही जाते हैं जो ट्राइब के लिए असाधारण काम करते हैं। मैट्रियार्क गहरे सोच में पड़ गए। एक एल्डर ने आपत्ति जताई, एक आउटसाइडर जो अभी अभी कॉमनर बना है, उसे वहां कैसे भेजें? पर दूसरे एल्डर ने सुझाव दिया, अगर इतना पोटेंशियल है उसमें तो एक बार का स्नान ही उसके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। बातें बढ़ने लगी। पहला एल्डर बार बार यही कहता रहा, हीरो स्प्रिंग खास है, उसे कोई भी नहीं छू सकता। दूसरा एल्डर कह रहा था, ये लड़का घायल है और अब हमारा हिस्सा है, थोड़ी दया दिखाओ। मैट्रियार्क भीतर ही भीतर उलझ चुकी थी। मैं इसे मंजूरी देना चाहती हूँ पर ओमन और गार्ड्स का विरोध मुझे बांध रहा है। और तभी एक घंटी बजी। सभी एल्डर चौंक गए। फर की आवाज आई। ये आवाज, क्या युद्ध शुरू हो गया? आन ने तुरंत स्थिति साफ की। नहीं, ये घंटी मेहमान के आने की है। ब्लैक की सरजमी पर कोई युद्ध नहीं कर सकता। मैट्रियार्क ने धीरे से सांस ली। फैसला अभी नहीं हो सका था। उन्होंने सबको इशारा किया, अब के लिए चर्चा यहीं खत्म, सब अपनी ड्यूटी पर लौट जाओ। ओमन चुपचाप खड़ा था। मैट्रियार्क को जाते देख उसकी आंखों में नाराजगी थी, बिल्कुल छुपी नहीं। उसने एक धीमी असंतुष्ट आवाज में सांस छोड़ी। ब्लैक ट्राइब के सदस्य धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। विकर ने आन से पूछा, ये लोग क्या वही मेहमान हैं जिनका तुम जिक्र कर रही थी? आन ने सिर हिलाया, हाँ, ये बाहर के जंगलों से आने वाले मर्चेंट्स हैं। हम हर साल इनका इंतजार करते हैं। पर विकोर कहीं और ही देख रहा था। एक मर्चेंट के झंडे पर उसकी नजर अटक गई। एक सिंबल वो पहचानता था, बुर्जुआ फैमिली, 7 बड़े मर्चेंट परिवारों में से एक। विकोर हैरान था, ये यहाँ कैसे पहुंचे? इस रास्ते को पार करने के लिए तो बास्करविल या मॉर्ग टेरिटरी से गुजरना पड़ता है और वो दोनों किसी को अंदर नहीं आने देंगे। क्या इन लोगों ने कोई गुप्त रास्ता खोज लिया है? तभी मुख्य मर्चेंट, जो देखने में लीडर लग रहा था, भीड़ के सामने आया। बलक की भाषा में मुस्कुराकर बोला, 5 दिन का बाजार शुरू होता है, आओ सामान देखो और बार्टर करो। मर्चेंट जल्दी से अपनी दुकानें लगाने लगे। किसी ने एक कांच की गोली दिखाते हुए कहा, इसे बिस्तर के पास रखो, मीठे सपने आएंगे। दूसरे ने कॉस्मेटिक्स और ग्रेन्स का जिक्र किया। विकोर ने सब कुछ बड़ी सावधानी से देखा। ये लोग एम्पायर में बांटे जाने वाले जरूरी सामान बेच रहे हैं पर बदले में ये रेयर फॉरेस्ट आइटम्स ले रहे हैं। क्या ये बालक को उल्लू बना रहे हैं? वो चुप रहा। फिलहाल मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, नजरें मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। भीड़ के बीच से अचानक एक कड़वी आवाज आई, एक डायमंड के बदले सिर्फ एक कौन? ये कहाँ की इंसाफ है? ये आन थी, गुस्से में भरी हुई। विकोर को सुकून मिला, कम से कम कोई तो सोच रहा है। आन ने फिर चिल्लाकर कहा, मुझे कम से कम 2 कौन तो मिलने चाहिए। मर्चेंट हंस पड़ा और आन को 2 कौन पकड़ा दी। आन खुश हो गई पर फर ने माथा पीट लिया। ये लड़की होपलेस है। मार्केट में मोल भाव जारी था। 3 बलाक वॉरियर्स मर्चेंट लीडर से भिड़ गए। पहला बोला, पर्ल क्लैम के बदले रेडिशेस चाहिए और वो भी दो। दूसरा कैबेज की क्वालिटी पर लड़ पड़ा। आखिरकार एक डियर एंटलर में सौदा तय हुआ। मर्चेंट लीडर झुंझलाया पर वॉरियर्स की जिद के आगे झुक गया। काफी सामान एक्स्ट्रा देना पड़ा। बालक के लोग खुश थे पर मर्चेंट लीडर अंदर ही अंदर हंस रहा था। इन लोगों को क्या पता असली कीमत क्या है। और तभी भीड़ से एक छोटी बच्ची आगे बढ़ी। वो सीधा मर्चेंट लीडर के पास पहुंची। मुझे एक ग्लास ऑर्ब चाहिए। मर्चेंट लीडर मुस्कुराया, हम बहुत सारी है मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है बदले में? बच्ची की आंखों में चमक आ गई। उसने बड़े गर्व से अपना खजाना निकाला। सन लार्वा, बहुत रेयर है, स्वादिष्ट भी और पोषण से भरपूर। उसने दोनों हाथों से वो लार्वा उसकी तरफ बढ़ा दिया। मर्चेंट लीडर का चेहरा एकदम बिगड़ गया। ये क्या गंदगी है? उसने गुस्से में बच्ची का हाथ झटक दिया। सन लार्वा जमीन पर गिर गया। बच्ची चुप खड़ी रह गई, आंखों में आंसू भर आए। मर्चेंट लीडर ने पीठ मोड़ी और चलते चलते ठंडी हंसी के साथ कहा, जैसे कि उम्मीद थी, जंगली लोग जाहिल और बर्बर। मर्चेंट लीडर की नजर उस छोटी बच्ची पर थी। उसके चेहरे पर गंदा सा लालच छलक रहा था। ये लड़की काफी सुंदर है, अच्छी कीमत मिल सकती है इसे स्लेव मार्केट में। पर वो बच्ची अब भी जमीन पर गिरे सन लार्वा को देख रही थी। उसकी आंखें नम थी और तभी एक हाथ धीरे से उसके सिर पर रखा गया। वाइकर था वो, उसकी आंखों में आग थी। उसने सीधा मर्चेंट लीडर की तरफ देखा। ये सौदा रद्द समझो। मर्चेंट लीडर ने फीकी हंसी के साथ बात बदलने की कोशिश की। क्या ये लड़का एम्पायर की भाषा समझता है भी? सिर्फ एक गलतफहमी थी। पर वाइकर ने बीच में ही उसकी बात काट दी। तुम इस बच्ची को बेचने की बात कर रहे थे, बालक चाइल्ड को एक स्लेव की तरह। मर्चेंट कुछ कहता, उससे पहले वाइकर ने सामने देखकर ऐलान कर दिया, आज के दिन जितने भी सौदे हुए हैं सारे के सारे रद्द किए जाए। मर्चेंट
मर्चेंट लीडर चौंक गया। रद्द पर अनफेयर का मतलब क्या है तुम्हारे लिए? वाइकोर की आवाज में नरमी नहीं थी। तुमने सामान के दाम इतने हद से ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि ये लूट से कम नहीं है। मर्चेंट लीडर चुप हो गया। अब उसे एहसास हो रहा था कि वाइकोर एकमात्र था जो इंपीरियल मार्केट की असलियत जानता था। उसने अथॉरिटी जताने की कोशिश की। ये सब सौदे बलक शामन की अनुमति से हुए हैं, फॉरेस्ट गॉड की मर्जी से। और तुम क्या हो? एक बच्चा। विकोर की नजरें सीधी उसकी आंखों में थी। उसकी बातों में नफासत और गहराई थी। डायमंड जिसकी तुमने कीमत कौन से लगाई, उसकी असली वैल्यू है 2 मिलियन गोल्ड। और वो कौन? एक की कीमत 100 सोने। ऑक्स बेयर की हॉर्न बिलियर्ड बॉल में बदलने पर 1 मिलियन गोल्ड की होती है। और वो ग्लास ऑर्ब विकोर ने एक ऑर्ब उठाया, हाथ में घुमाया और बोला, अगर इसे पास रखो तो तुम्हें मीठे सपने आएंगे। सिर्फ मीठे सपने? लेकिन इस ऑर्ब की सतह में छोटे छोटे छेद हैं जो एक जहरीली दवा निकालते हैं। एक बैंड ड्रग। एम्पायर में इसे बंद कर दिया गया है। लंबे समय तक इस्तेमाल से शरीर को खा जाती है। मर्चेंट लीडर के चेहरे से रंग उड़ गया। विकोर ने ऑर्ब को हाथ में ही कुचल दिया। तुम लोग जहर बेच रहे थे और उसे स्वीट ड्रीम्स कह रहे थे। मर्चेंट लीडर का दोस्त पीछे से सरगोशी करता है। क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाया। किसी ने हमारा राजहंस जान लिया है। आन आगे बढ़ी। उसकी आवाज गूंज उठी। तुमने अभी क्या कहा वाइकर? बॉडी में जहर, बीमारी फैलती है इससे? वाइकर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ यही है इनकी असलियत। आन की आंखों में आग भड़क उठी। उसने मर्चेंट लीडर की तरफ इशारा किया। तुम रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे लोगों की तबीयत बिगड़ती जा रही है और वजह हो तुम। मर्चेंट पीछे हटने लगा। हम सिर्फ व्यापारी हैं, हमें गलत समझा गया है। आन का तीर सीधा जा घुसा उसके कंधे में। मर्चेंट चीख उठा। आन ने गरजती आवाज में कहा, तुमने बैलैक्स को मूर्ख समझा, हमें स्लो पॉइजन पिला रहे थे। मर्चेंट लीडर की आंखों से आंसू निकल पड़े। चेहरा पीला पड़ गया था और ठंडा पसीना उसके माथे से बह रहा था। उसने गालियां दी पर अब जमीन खिसक चुकी थी। मर्चेंट अपने घोड़ों पर चढ़े, जल्दी से चिल्लाए, सब सामान उठाओ, भागो यहाँ से। विकोर ने आन से पूछा, तुमने इन्हें जाने क्यों दिया? ये लोग तो कभी नुकसान में नहीं रहते। आन ने ठंडी आंखों से जवाब दिया, जब जानवरों का झुंड पकड़ना हो तो एक को घायल छोड़ दो, वो खुद तुम्हें अपने ठिकाने तक ले जाएगा। मर्चेंट लीडर अब भी गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है। तुम बलच, एक दिन पछताओगे। और वो भागते हुए अपने कैंप पहुंचे जहां पहले से मर्सनरीज उनका इंतजार कर रहे थे। घबराहट और गुस्से के तूफान के बीच मर्चेंट लीडर गुस्से में पागल हो रहा था। बलक ने हमारा सारा सामान लूट लिया, अब बहुत हो गया। मर्सनरीज तैयार हो जाओ, इस बार सब खत्म कर दो। रात का सन्नाटा था। जंगल गहराई से सांस ले रहा था और उसी खामोशी को चीरता हुआ एक परिंदा आसमान में मंडरा रहा था। उसकी तेज नजरें जंगल के बीच एक हल्की रोशनी पर जा टिकी और फिर वो सीधा नीचे उतरकर एक हाथ पर आकर बैठ गया। अयन, उसके चेहरे पर ठंडी आग थी। उसने उस परिंदे की आंखों में देखा और बर्फ जैसी आवाज में बोली, अब ये खत्म नहीं होगा। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। हमारा अपमान किया है, अब सिर्फ खून से माफी मिलेगी। उधर डेंस फॉरेस्ट के बीच मर्सनरीज का एक दस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अंधेरे में छायाओं की तरह उनका लीडर मर्चेंट लीडर की तरफ मुड़ा। तुम्हारा सामान लूट लिया गया है, अब बातें करने से कुछ नहीं होगा। बलेक्स को या तो मारो या गुलाम बना दो। पर मर्चेंट लीडर झिझक रहा था। उन्हें हराना आसान नहीं है, वो लड़ते नहीं, वो शिकार करते हैं। मर्सनरी लीडर हंसा। तो फिर हमें हायर क्यों किया? हम तुम्हारा बैकअप प्लान ही तो थे। उसने एक माचिस की तीली जलाई, सिगरेट सुलगाई और आगे बोला, हमने तुम्हें प्रोटेक्शन दी, अब मुनाफा भी चाहिए, और अगर लड़ाई छिड़ी तो स्पॉइल्स भी हमारे। मर्चेंट ने लंबी चुप्पी के बाद सिर हिलाया। ठीक है, जो करना है कर। और अब तय हो गया, रात में छुपकर हमला होगा। मर्सनरीज सिगरेट जला रहे थे। एक ने जलती तीली अपने साथी को दी, फिर तीसरे ने कहा, रुको मैं भी उसी तीली से जला लेता हूँ। साथी ने टोका, बैटल सुपरस्टिशन है, 3 लोग एक माचिस से सिगरेट जलाएं तो मौत आती है। तीसरे ने हंसते हुए सिगरेट जलाई। बकवास है सब, एक तीर सीधा उसके माथे के बीचों बीच, वो वहीं ढेर हो गया। बाकी कुछ समझ पाते, दूसरा तीर दूसरे की खोपड़ी भेद गया। लेकिन मर्सनरी लीडर अब भी मर्चेंट से अपनी पुरानी स्लेवरी डील्स की डींगे मार रहा था। हमने पहले भी ऐसे बारबेरियन पकड़े हैं, बिकते हैं अच्छे दाम पर। मर्चेंट लीडर का चेहरा अचानक सख्त हो गया, उसकी आंखें फैल गईं। पीछे देखो। मर्सनरी लीडर ने जैसे ही मुड़ने की कोशिश की, तीसरा तीर सीधा माथे में, सारी डींगे वहीं खत्म। मर्चेंट लीडर चिल्लाया, सिगरेट बुझाओ जल्दी, वो हमारी लाइट से निशाना लगा रहे हैं। दूर से आन की आवाज आई, सिर्फ सिर पे मारना है, उन्हें दिखाओ कि बालक का डर कैसा होता है। विकोर कुछ पल के लिए चौंका। ये लोग सिर्फ सिगरेट की रोशनी से इतनी सटीक निशाना कैसे लगा सकते हैं? तभी आन बैरल्स उठाए हुए आया और वाइकोर को देखकर बोला, ओ गुलाम ये ले। वाइकोर ने तुरंत टोका, अब मैं गुलाम नहीं कॉमनर हूँ। आहान हंसा, कॉमनर स्लेव फर्क क्या पड़ता है? मर्सनरीज के बीच कैओस फैलने लगा था। एक ने ढाल लगाकर तीरों से बचाव किया। मेजर्स तैयार हो जाओ, शील्ड बेरर्स फॉर्मेशन लो, एरोज यूजर्स रिटेलिएशन के लिए रेडी। लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब हुआ। 2 पेड़ों के बीच 2 तीर फंसे थे और उनके बीच एक रस्सियों से लटकता हुआ बैरल। फिर एक नहीं, कई सैकड़ों तीर आसमान में उड़ते हुए बैरल्स के साथ गिरने लगे मर्सनरीज के कैंप पर। एक मर्सनर चिल्लाया, ये तो शराब है। बलक ने अल्कोहल फिल्ड बैरल्स लॉन्च किए। जैसे ही मर्सनरी को समझ आया कि बालक ने क्या प्लान बनाया है,
है वो कुछ कर पाता। तभी जंगल की शांति एक इन्फर्नो में बदल गई। तेज जलती हुई एरोज अल्कोहल फिल्ड बैरल्स से टकराई और फिर विस्फोट। सारा इलाका आग की लपटों में घिर गया। चीखें, जलती हुई त्वचा की बदबू। मर्सिनरीज भागने की कोशिश कर रहे थे पर बहुत देर हो चुकी थी। मर्चेंट लीडर एक पेड़ के पीछे छिपा, उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने एरो से बैरल्स में ऑयल लॉन्च किया था, वो दंग था। बलक इतने तेज दिमाग वाले कैसे हो सकते हैं? उसी पल उसके पीछे से कोई आहट हुई। झाड़ियों से एक परछाई निकली। मर्चेंट ने डरते हुए पलट कर देखा। तुम वही दखलंदाज बलक कमीने हो, मुझे मारोगे तो पछताओगे। उसने कांपते हुए एक कागज निकाला। ये देखो, एक्सप्लोरेशन परमिट है, डेप्यूटी कौंसल ने साइन किया है, अंडरडॉग सिटी के। फिर उसने धमकी दी, अगर मुझे कुछ हुआ तो बास्केविल परिवार बदला लेगा। पर सामने खड़ा इंसान बस शांत खड़ा था, लाल आंखों वाला वाइसर। वो मुस्कुराया। डेप्यूटी कौंसल नाम क्या बताया उसका? मर्चेंट लीडर बोला, वाइसर, कुख्यात वायसी। वाइसर की आवाज में अब ठंडक थी। माफ करना, मैंने तो ऐसा कोई परमिट कभी साइन नहीं किया। मर्चेंट लीडर की सांस अटक गई। उसने गौर किया, तुम वाइसर? वो नाम पूरा कह पाता पर तीर चल चुका था। मर्चेंट का सिर पीछे को झटका और जिंदगी वहीं खत्म। वाइसर बोला, बास्करविल सील की फॉर्जरी करने वालों की सजा मौत होती है। तभी आन अपने भेड़िए पर तेजी से आई और चिल्लाई, वाइसर भागो, वो आ रहे हैं, तुम तो सिर्फ एक स्लेव हो। वाइसर ने सिर घुमाया। उसकी आवाज में गूंज थी, मैं गुलाम नहीं हूं, कभी था भी नहीं। दूसरी ओर मर्सिनरीज अब भी इनकमिंग एरोस को शील्ड्स से रोक रहे थे, लेकिन अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। बलेक्स के एरोज आना बंद हो गए थे। एक मर्सिनरी बोला, लगता है डर गए हैं। हमला रुक गया। दूसरा चिल्लाया, अब इनका अंत होगा, पीछा करो। पर जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक जमीन पर कुछ भारी चीज आकर गिरी। ढाई पेड़ों के बीच से राक्षसी गड़गड़ाहट आई और मर्सिनरीज की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी एन ने एक बार फिर वाइसर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही भावना थी। तुमने आग का जिस तरह इस्तेमाल किया, वो जंग नहीं थी, वो कला थी। अब तुम सचमुच एक महान बलाक बन गए हो। वाइसर ने हल्की मुस्कान दी, अजीब बात है, मुझे भी ऐसा ही लगता है जब तुम्हें देखता हूं। उसकी निगाहें मुड़ गईं। सामने खड़ी थी मैडम एट लेग्स। उसकी प्रेजेंस ही डरावनी थी। वाइसर ने गंभीर होकर कहा, लगता है अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद मैट्रियार्क मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, तुमने काफी कुछ हासिल किया है। भूख की समस्या सुलझाई, बिना खून बहाए युद्ध रोके, सस्ते जर से लड़ाकों की बीमारी की असल वजह ढूंढी। उसने वायसराय के कंधे पर हाथ रखा, तुम एक सच्चे वॉरियर हो। फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, आज पूर्णिमा है, आन इसे हीरो का स्प्रिंग ले जा। आन खड़ी हुई और बोली, हाँ माँ। चलते हुए उसने वाइसर की बाह को पकड़ लिया और हल्के हंसी में बोली, आमान कुछ ज्यादा ही चुप है आजकल, है ना? वाइसर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर ओमन पर गई। उसे मर्चेंट लीडर की वो बात याद आई, बलक शामन जो फॉरेस्ट गॉड का प्रॉक्सी है और एक सीक्रेट ट्रेड को अनुमति देता है। उसका मन सवालों से भर गया। रात गहरा चुकी थी। वाइसर अब हीरो स्प्रिंग में था। पानी की गर्माहट उसके घावों को सुकून दे रही थी। उसने आंखें बंद की। सांसें धीरे धीरे लंबी होती चली गई और उसके शरीर की टूटी हड्डियां, थकी हुई मांसपेशियां धीरे धीरे भरने लगी।